जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी लेक्चर 7। क्या डिस्कस करना था हमें इस बार? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट थे, कौन कौन से याद है किसी को बेटा? जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। और ज्योमेट्रिकल में भी सबसे पहला था सिस ट्रांस, जेड ई और सिन एंटी। ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर का था। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत कुछ था। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसमें एनेंशियोमर था, डायस्टेरियोमर था, मेसो कंपाउंड। ठीक, तो एक एक करके आज के लेक्चर में सब डिस्कस करेंगे। कुछ अलग बातें इसमें आगे हम रेस्मिक मिक्सचर, रेस्माइजेशन, बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखो बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस रोटेशन देखेंगे। जैसे अगर कहीं पे या फिर कहीं भी डबल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन देखेंगे। याद रखें, मान लो दो एटम है और उन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसके क्रॉस रोटेशन को ही हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ बन सकता है? देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन सकता है, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बन सकता है, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन सकता है। तीन जगहों पे डबल बॉन्ड बन सकता है। ऑक्सीजन से अगर आपने डबल बॉन्ड बना दिया तो ऑक्सीजन का लोन पेयर, दो लोन पेयर यहाँ पे रहेगा और इस तरीके से कार्बन से यहाँ को जोड़ सकता है। नाइट्रोजन के साथ तीन बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड कुछ बनेगा और एक इसका लोन पेयर रहेगा, और यहाँ पे कार्बन के साथ दो चीज़ें कुछ भी जोड़ सकते हो। रही बात कार्बन कार्बन में, तो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड में कुछ इस तरीके से कंडीशन होती है। रोटेट करने के बाद भी अगर सेम स्टेप दिख रहा है, सेम कंपाउंड दिख रहा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब किसी भी एक एटम से दो सेम चीज़ें अगर आपको दिखाई दे तो कभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो इस वाले ऑक्सीजन पे यहाँ पर भी लोन पेयर दिख रहा है और यहाँ पे भी लोन पेयर दिख रहा है, तो इस टाइप का कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। क्या बात क्लियर होगी? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन शो कर सकता है और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन शो कर सकता है। तो एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। जब मैं सिस ट्रांस और सिन एंटी के जेड ई के बारे में डिस्कशन करूंगा तो वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रोटेशन बताएगा, और यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा। जब सिन और एंटी की बात करूँगा तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का रोटेशन सामने आएगा। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टास्क हो गया कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसमें सिस और ट्रांस सिस्टम की बात करूंगा मैं। सिस ट्रांस सिस्टम, सिस ट्रांस सिस्टम में सबसे पहला काम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, ध्यान देना बेटा, अगर इस पहले वाले कार्बन के साथ दो एलिमेंट ए एंड बी जुड़ा हुआ है, पहले वाले कार्बन के साथ दो एलिमेंट ए और बी जुड़ा हुआ है, वही ए और बी दूसरे वाले कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये कंपलसरी है, तभी जाकर के ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा। या आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हो कि पहले वाले कार्बन के साथ दो ए जोड़ दो और दूसरे वाले कार्बन के बी और एक्स जोड़ दिया, तो ये नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि एक कार्बन के साथ आपने दो सेम ग्रुप लगा दिया तो रोटेशन के बाद वो वैसे ही रहेगा जैसे कि सामने, तो ये कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो कर सकता। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मान लो यहाँ पे ए और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी और यहाँ पे बी है, अब भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने की कंडीशन क्या है? पहले कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे हुए हैं
सेम दूसरे कार्बन पे वही 2 ग्रुप लगे होने चाहिए। और अगर मान लो पहले कार्बन पे जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों इस डबल बॉन्ड को यहाँ से बीच से कट कर दो, डबल बॉन्ड को बीच से ऐसे कट करो, और जब आपने डबल बॉन्ड को बीच से कट किया तो दोनों ए ऊपर दिख रहे हैं और दोनों को भी नीचे दिख रहे हैं, तो इसको सिस बोलोगे। क्या बोलोगे? सिस। लेकिन अगर यहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में एक ए ऊपर है, बी नीचे है, और इस तरफ एक ए है और यहाँ पे एक बी है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको बीच से अगर मैं कट करूँ तो बीच से कट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि आ जाइए आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए लिखा और यहाँ पे देखो ये बी दोनों हैं और यहाँ पे ए है और इस तरीके से ए यहाँ पे है। क्या ये दोनों ए एक दूसरे के अपोजिट है? इस अपोजिट होने की वजह से इसको बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांस। ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। क्या ये बात क्लियर हो गई? डन है ना? अगर दोनों ए ऊपर के बजाय दोनों ए नीचे की तरफ हो जाते तो ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो यहाँ पे मैंने एक बी लगाया, ये रहा ए और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। फिर से आप इसको बीच से कट करते और बीच से कट करने के बाद आप देखते कि ऊपर दोनों क्या है? बी, और नीचे दोनों क्या है? ए। तो सेम ग्रुप अगर सेम साइड में हो तो उसे को बोलेंगे सिस, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो उसे बोलेंगे ट्रांस। तो सिस और ट्रांस यहाँ से शुरू होता है। सिस का मतलब क्या हुआ बेटा? सेम ग्रुप सेम साइड। ओके, और ट्रांस का क्या मतलब हुआ? सेम ग्रुप अपोजिट साइड। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो ट्रांस होगा और सेम ग्रुप सेम साइड में है तो सिस होगा। क्या बात क्लियर हो गई? और एक एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप बताएंगे ये सिस है या ट्रांस है। H, यहाँ पे CH3, ये रहा CH3 और ये रहा H। क्या है ये? सिस। नाम बताओ फटाक से इसका। आपने कहा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 एंड 4। क्या ब्यूट 2 इन हुआ? लेकिन इसका नाम क्या होगा? सिस। सिस ब्यूट 2 इन। क्लियर है ना? गुड। अगर यहीं पे मैंने इस चीज़ को ऐसे लिखा होता है, डबल बॉन्ड, यहाँ लिखा मैंने CH3, ये लिखा H, ये लिखा मैंने CH3 और ये लिखा H। अब बताओ बेटा, तो इसका नाम हो गया ट्रांस ब्यूट 2 इन। वेरी गुड। ओके गुड। आगे बढ़ लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और साथ में लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कुछ इस तरीके से। मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl आया, ये रहा CH3, और यहाँ पे आया Cl और ये रहा CH3। अब आपको इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 बताओ। दूसरे नंबर पे क्लोरो है और तीसरे नंबर पे क्लोरो है, तो क्या नाम हो गया? 2 3 डाई क्लोरो। हाँ वेरी गुड। ट्रांस पहले लिख दिया मैंने, ट्रांस 2 3 डाई क्लोरो ब्यूट 2 इन। 2 3 डाई क्लोरो ब्यूट 2 इन। क्लियर है ना? टू 3 डाइक्लोरो ब्यूट 2 इन। क्लियर है? ओके, अगला सवाल। अब बताओ बेटा। सिस, बहुत अच्छे, पहले सिस लिख दिया। आगे नहीं, ये क्लोरीन है तो 1 2, तो 1 2 डाई क्लोरो इथीन। ठीक है, ये थे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सिस और ट्रांस समझ गए। तो सिस और ट्रांस में सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड और ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड। एक और बात जरा ध्यान सुनना, क्या आप लोगों को डाइपोल मोमेंट पढ़ाया गया है? डाइपोल मोमेंट अगर आपको पढ़ाया गया तो आप जरा बताओ कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट देखूँ तो क्लोरीन का काम होता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का,
और इस क्लोरीन का भी काम होगा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने, क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस वजह से क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट इस तरफ से यहाँ गया, इस वाले क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट इधर है। CH3 इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट इधर है और इधर CH3 का डाइपोल मोमेंट इधर है। अब जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये इसको कैंसिल कर देगा और इसने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन क्या ये ट्रांस वाले में हुआ? लेकिन क्या अगर सिस होता तो क्या ऐसा पॉसिबल होता? नहीं होता। तो बताओ कौन से कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो रहेगा? ट्रांस का। तो एक नोट पॉइंट यहीं पे लिखूंगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस will always be जीरो। और अगर मैं डाइपोल मोमेंट सिस की बोलूँ तो क्या जीरो होगा? क्या जीरो होगा या जीरो नहीं होगा? जीरो नहीं होगा, सिस का कभी भी जीरो नहीं होगा। देखो ये डाइपोल मोमेंट इसका इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या ऊपर की तरफ होगा? यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इधर है और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इधर, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? तो इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो हुआ, लेकिन क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हुआ? नहीं, जीरो नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज नॉट जीरो। तो डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ, म्यू की बात करूँ, तो हमेशा सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज़्यादा होगा। ये रहा आपका सिस ट्रांस, यानी कि पहला वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का सिस्टम। इसे अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों में नोट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग जेड और ई की तरफ चलते हैं। अच्छा एक मिनट, क्या मैंने सिस ट्रांस में जब मैंने ये कंडीशन बताई है, अगर सोचो ऐसा हो जाता कि यहाँ पे ए और बी होता लेकिन यहाँ पे सी डी होता, तो क्या सिस ट्रांस होता? तब सिस और ट्रांस नहीं होता। उस कंडीशन में जेड और ई सिस्टम आएगा। फिलहाल इस कॉपी को इसे इरेज करने से पहले एक बार फिर से कंफर्म कर दूं, सिस और ट्रांस सिस्टम तभी काम करेगा जब आपने पहले डबल बॉन्डेड कार्बन में से पहले वाले डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो दो ग्रुप जुड़ा हुआ है वही दोनों ग्रुप दूसरे वाले डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए। और अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो ट्रांस कहलाएगा। अगली बात यह है कि कभी भी इस बात को ध्यान देंगे कि सिस का डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन ट्रांस का डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। ठीक है ना? अब इरेज कर दूं? गुड। चलो सिस ट्रांस हमारा कंप्लीट हुआ। अब जेड और ई की बात करते हैं। जेड ई सिस्टम। जेड ई सिस्टम में जेड का मतलब होता है जूसा मैन, चूसा हुआ मैन नहीं, जूसा मैन। जूसा का मतलब ये ग्रीक वर्ड है जूसा मैन, जिसका मतलब होता है टुगेदर। और ई का मतलब होता है इंटिग्जन, जिसका मतलब होता है ऑपोजिट। तो जेड ये होता है जूसा मैन, जिसका मतलब होगा टुगेदर, और ई हो गया इंटिग्जन, इसका मतलब हुआ ऑपोजिट। तो क्या मेरे ख्याल से अभी जेड कुछ और नहीं बल्कि क्या है? सिस, और ई कुछ और नहीं बल्कि ऑपोजिट, का मतलब ट्रांस है। लेकिन काम कब होगा? याद रखें, जब भी कभी मान लो कार्बन के साथ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, इसके साथ मान लो एक्स वाई जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ एक्स वाई ना जुड़ करके कुछ और जुड़ा हो। अभी तक हम सेम ग्रुप जोड़ते थे तो सिस और ट्रांस होता था ना बेटा। अभी सिस और ट्रांस तब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मान लो पी क्यू जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है, या ए बी सी डी जुड़ा हुआ है। सब अलग अलग ग्रुप अगर हों तो उस केस में आपको सिस और ट्रांस ग्रुप, सिस ट्रांस के बदले जेड और ई बताना पड़ेगा। अब इसके लिए सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, इसे CIP रूल बोलते हैं। CIP रूल के अकॉर्डिंग आपको सुपीरियर और इन्फीरियर नंबर ढूंढना पड़ता है। जिस भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसको 1 नंबर देंगे और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसको 2 नंबर देंगे। जैसे मान लो अगर मैं सिंपली मॉलिक्यूलर मास, अगर हाई मॉलिक्यूलर मास है तो हायर
मॉलिक्यूलर मास उसको 1 नंबर देंगे और लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले को 2 नंबर देंगे। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये कहता है कि मान लो अगर एलिमेंट सेम हो, अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हुआ तो हम दूसरे एलिमेंट यानी सेकंड एलिमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे, और अगर सेकंड एलिमेंट भी सेम हुआ तो हम थर्ड एलिमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। इफ फर्स्ट आइटम इज सेम देन मूव टूवर्ड second atom and so on। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगर मान लो सेकेंड एटम भी सेम हुआ तो थर्ड एटम की तरफ, थर्ड एटम सेम हुआ तो फोर्थ एटम की तरफ चलेंगे। तीसरा रूल, अगर मान लो कार्बन किसी के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि कार्बन 2 एटम से जुड़ा हुआ है, या कार्बन मान लो किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो हम मान के चलेंगे कार्बन 3 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा मान के चलेंगे। बस ये 3 रूल है, अगर इसको आप ध्यान देंगे तो आपका ये जेड और ई बहुत ही आराम से आप बता सकते हैं। और ये पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, जबकि यहाँ पे मैंने लिख दिया C2H5। अब मुझे सबसे पहला टास्क क्या है, नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग करते समय बताओ ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे डायरेक्टली कौन अटैच होगा, कार्बन, और कार्बन किससे जुड़ा होगा, 3 हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे भी डायरेक्ट कौन जुड़ा है, कार्बन, और यहाँ पे डायरेक्ट कौन जुड़ा है, कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ है और फिर एक कार्बन के साथ। क्लियर है ना। अब देखते हैं इस यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन। जल्दी मुझे बताओ कौन किसको 1 नंबर दूँ, किसको 2 नंबर दूँ। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसको 1 नंबर, यानी कि इसको क्या नंबर 1, और इसको क्या दे दिया 2 नंबर। यहाँ पे बताओ कार्बन ने कार्बन को, सेम एटम है, आगे बढ़ते हैं, 3 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो किसको 1 नंबर दूँ, C2H5 को मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया। क्या बात क्लियर हो गई। अब आप ध्यान से देखेंगे तो डबल बॉन्ड को कट करने पर हमें क्या दिख रहा है कि दोनों 2 एक तरफ है और दोनों 1 नंबर एक तरफ है। क्या सेम नंबर सेम साइड है, तो अगर सेम नंबर सेम साइड है तो जेड जो समेन टुगेदर, और अगर अपोजिट हो जाता तो ई। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम पूरा जो भी लिखना होगा आप नाम लिखेंगे। कैसे नाम लिखेंगे बेटा, आप लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब आप मुझे बताइए क्या नाम हो गया इसका। सबसे पहले जेड लिख दिया मैंने, जेड, आगे 3 मिथाइल, जेड 3 मिथाइल पेंट 2 ईन, ये इसका नाम हो गया। लेकिन अगर मैं सेम यही कंपाउंड लिखता, लेकिन कुछ अलग तरीके से, मैंने सेम यही कंपाउंड लिखा, यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ पे लिखा है H डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे इस बार मैंने लिख दिया CH2 CH3 और नीचे मैंने लिख दिया CH3। अब मुझे इसके बारे में जानना है। ज़्यादातर बच्चे गलती क्या कर देंगे, वो कहेंगे कि भैया दोनों CH3 एक साइड है तो क्या हो गया सिस, बट ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं बल्कि क्या होगा, ई और जेड सिस्टम होगा। अब मुझे आप बताइए कि इसको नंबरिंग कितना दूँ, 1 नंबर, और इसको क्या कर दिया 2 नंबर। इधर बताओ 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया। अब आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, तो लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 और 5। बताओ फटाक से, इसका नाम क्या होगा, सेम, बस अंतर क्या होगा, जेड के बजाय ई आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा E3 मिथाइल पेंट 2 ईन। आसान है क्या या टफ है, बहुत आसान है। चलो अगला सवाल है, फिर से मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रखा, यहाँ पे मैंने लिखा CH3, यहाँ पे मैंने लिखा H, यहाँ पे लिखा ब्रोमीन और यहाँ पे लिखा क्लोरीन। सबसे पहला टास्क क्या होगा, इस ब्रोमीन और क्लोरीन में किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, ब्रोमीन का, तो इसको क्या नाम दे दिया 1 और इसको 2 नंबर दे दिया।
इसमें बताओ कार्बन हाइड्रोजन में इसको 1 नंबर दे दिया और इसको 2 नंबर दे दिया। अब जो भी इस कंपाउंड का जो भी नाम होगा, नाम तो आपको पता ही है क्या होगा, 1 2 एंड 3, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, आगे प्रोपीन, लेकिन जेड या ई, ई, तो आप कहेंगे ई 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, आगे प्रोपीन, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन। अब ई हमने इसलिए लगाया क्योंकि अपोजिट साइड है, सेम नंबर अपोजिट साइड है। यही अगर आप बदल देते और सेम क्वेश्चन होता, कोई अंतर नहीं आता। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर आपने CH3 लिखा, नीचे आपने हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप क्लोरीन लिख देते और यहाँ पे आप ब्रोमीन लिख देते, बस अंतर सिर्फ इस बात का हो जाता, इस बार इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर दिया, इसको 1 नंबर इसको 2 नंबर दिया। अब सेम नाम क्या हो जाता, Z1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन, इसका नाम हो जाता है Z1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन। कितना आसान है, आसान नहीं है क्या, बहुत ज़्यादा आसान है। ये है आपका जेड और ई सिस्टम। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब फिर से एक बार जाते जाते ये भी बताओ, जेड और ई सिस्टम देखने के लिए आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान देना है। सबसे पहला काम, मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा है तो 1 नंबर, मॉलिक्यूलर मास कम है तो 2 नंबर। फर्स्ट एटम अगर सेम है तो दूसरे एटम की तरफ जाओ, दूसरा एटम सेम है तो तीसरे एटम की तरफ जाओ, चलते रहो जब तक कि एटम डिफरेंट ना मिले। और अगर मान लो कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आप ये सोच के चलोगे ये 2 या 3 एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? चलो जल्दी से इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। जो भी आप लोग बोल रहे हो ना, सब पैसे से कुछ नहीं होता। मैंने बोला पैसे का खेल। पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये बात बोलने से पहले आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा नहीं है तो आप ये बात बोल ही नहीं सकते हो कि पैसे से कुछ सब कुछ नहीं होता। जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वही ये बात बोलते हैं कि नहीं नहीं पैसे से कुछ सब कुछ नहीं। इसे इरेज कर दो। लास्ट है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, इसे सिन और एंटी बोलेंगे। सिन एंटी सिस्टम। सिन एंटी सिस्टम में देखना बेटा क्या होगा। सबसे पहले तो सिन एंटी सिस्टम तब काम करेगा जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए मैं पहले एल्डिहाइड बना देता हूँ। ये एल्डिहाइड है और एक ऑक्जिम बनाता हूँ। इसे ऑक्जिम बोलते हैं। ये वाला ये ग्रुप कौन सा है बेटा? एल्डिहाइड। और ये क्या है? ऑक्जिम। इन दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं ना तो पानी निकलता है। देखो पानी मतलब वाटर के वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर आएंगे तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से, CH3CH डबल बॉन्ड N और इसके साथ क्या आया? OH। जाने अनजाने में एक चीज़ अभी हमसे छूट रही है, वो क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? एक लोन पेयर है जो हमसे अभी छूट रहा था। अब हमें क्या करना है, इस लोन पेयर को ध्यान से देखना है और लोन पेयर किस हाइड्रोजन के और लोन पेयर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना या OH ग्रुप को लोन हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना है। अगर कभी भी ध्यान से सुनना, इसको एल्डिहाइड और ऑक्जिम मिल करके जो कंपाउंड बना उसे एल्डोक्जिम बोलते हैं। एल्डिहाइड से एल्ड लिया और ऑक्जिम लगा दिया तो नाम हो गया एल्डोक्जिम। पानी बन गया ना, प्लस H2O, चलो निकाल दिया मैंने, प्लस H2 मैंने यहाँ लगा। ठीक, अब हमें एल्डोक्जिम का अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। तो बेटा कार्बन यहाँ पे रखा CH3, ये रहा H, डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ OH यहाँ पे है और लोन पेयर मस्त यहाँ पे मुस्कुरा रहा है। देखो
या तो ये ऐसे हो सकता है CH3H डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH यहाँ पे है और लोन पेयर यहाँ पे उल्टा है। ठीक, अब आप देखेंगे अगर OH ग्रुप हाइड्रोजन के साथ है तो इसे बोलेंगे सिन। सिन का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड। अब जरा यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जितनी भी चीज़ें पहले लिखी हुई हैं उसका मतलब सेम ग्रुप सेम साइड है और बाद की चीज़ें जो है वो सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है। तो यहाँ पे सिमिलर ग्रुप है। अभी OH H2O निकला था ना, तो हाइड्रोजन OH को हमने कंपेयर कर लिया तो इसको सिन बोला, इसका नाम हो गया सिन। और इसका क्या नाम होगा अपोजिट साइड में तो एंटी। तो अगर आपको सिन और एंटी समझना है तो बहुत ही आसान है, आपको बस क्या करना है, और मैंने यहाँ पे C2H5 लगा दिया, यहाँ पे H लगाया डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे लगाया OH और ये रहा लोन पेयर। अगला कंपाउंड कार्बन, ये C2H5 H डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये रहा लोन पेयर, ये रहा OH। अब आप मुझे बताएंगे ये क्या है, सिन है या एंटी? एंटी है। OH और H एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या हो गया एंटी हो गया। और यहाँ पे H और OH एक दूसरे के सेम साइड में तो क्या हो गया सिन हो गया, तो ये हो गया सिन। इस तरीके से आपने सिन और एंटी किस में देखा बेटा, एल्डोजिम में। किस में देखा? इसी तरीके से जैसे एल्डोजिम होता है वैसे एक और होता है कीटोजिम। आइए उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगला है कीटोजिम। अब एल्डिहाइड और ऑक्जिम मिलकर के एल्डोजिम बने हैं, तो समझ गए होंगे कि कीटोन और ऑक्जिम मिलकर के कीटोजिम बनेंगे। कीटोन के लिए आप सबको पता है कि CH3C और C2H5 ये आपके पास एक कंपाउंड है। डबल बॉन्ड के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है। फिर आप समझ गए होंगे किसके साथ रिएक्शन करना होगा, बताओ किसके साथ, ऑक्जिम के साथ। और फिर वही होगा, ये H2O यहाँ से बाहर निकल गया, बना क्या बेटा CH3C C2H5 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH और एक लोन पेयर। देखो अब फिर से कीटोजिम की तरफ चलते। ये है कीटोजिम ना, ये कीटोजिम है। क्यों कीटोजिम है? क्योंकि ये रहा आपका कीटोन और ये रहा ऑक्जिम। कीटोन और ऑक्जिम आपस में मिलेगा और बनेगा कीटोजिम। ठीक, ओके गुड। पहले ही सवाल, जो पहला सवाल है उसी की तरफ चलते हैं। CH3, ये रहा C2H5 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक तरफ लोन पेयर है एक तरफ OH है। मैं सेम कंपाउंड फिर से बना रहा हूँ। इस बार OH मैंने ऊपर लिख दिया, लोन पेयर को मैंने नीचे लिख दिया, और ये रहा C2H5 और ऊपर रहा CH3। अब मुझे इसका पता करना है कौन सिन है कौन एंटी। एक्चुअली इसमें कीटोजिम में दोनों सिन और दोनों एंटी होते हैं। अब इसमें मान लो अगर मुझे सिन देखना है, सिन का मतलब सेम साइड, तो OH के साइड जो होगा वही उसका सिन होगा। बताओ OH किसके साथ है, तो आपने लिखा सिन और फिर आगे लिख दोगे OH, C2H5, ये इसका सिन हो गया। और इसका एंटी मतलब एंटी कौन होगा, इसका एंटी कौन होगा, OH और CH3, ये एंटी हो गया। ज़रा इसमें बताओ सिन कौन सा होगा बेटा, OH और CH3 इसका सिन होगा और इसका एंटी होगा OH और C2H5। इस तरीके से आपने एल्डोजिम और कीटोजिम का भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीख लिया। एट द एंड फाइनली आप जल्दी से मुझे बताइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन होती है डबल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन। ठीक है, फिर से एक बार फाइनली देख लीजिए, मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कंडीशन होता है डबल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन। अब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बन सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बन सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी बन सकता है। बट ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास दोनों लोन पेयर बचेंगे। अब लोन पेयर का मतलब सेम ग्रुप हो गया, तो सेम ग्रुप के साथ कभी रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ कंपाउंड कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता।
बट कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ और कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ कंपाउंड ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कंपाउंड जो है वो सिस ट्रांस और जेड और ई शो करता है, जबकि कार्बन और नाइट्रोजन के साथ जो डबल बॉन्ड बना हुआ है उसके क्रॉस सिन और एंटी होते हैं। इसमें भी दो कंपाउंड होते हैं, एक होता है कीटोक्जिम और एक होता है एल्डोक्जिम। कीटोक्जिम और एल्डोक्जिम एल्डोक्जिम के केस में हम हाइड्रोजन OH के साथ देखते हैं सिन होता है, और अगर वही हाइड्रोजन OH के साथ नहीं है तो अपोजिट साइड है तो उसे एंटी बोलेंगे। लेकिन जब कीटोक्जिम की बात करते हैं, कीटोक्जिम में OH के साथ वाला जो भी अल्काइल होता है उसको हम सिन बोलते हैं, OH के अपोजिट वाले को हम एंटी बोलते हैं। क्लियर है? एक कंपाउंड और बचा है एजो कंपाउंड, जो इसमें सिन और एंटी जरूर शो करता है। आइए उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको पहले नोट करें। नेक्स्ट है एजो कंपाउंड। एजो का मतलब होता है बेटा नाइट्रोजन खुद के साथ जुड़ा हो नाइट्रोजन। अब इसका एक लोन पेयर होगा कुछ इस तरीके। अब आप समझ गए होंगे कब सिन होगा और कब एंटी होगा। तो एजो हो गया। इसमें बताओ अगर दोनों लोन पेयर एक तरफ है तो सिन हो गया, और अगर यही अपोजिट कर दिया जाए कार्ब, एक लोन पेयर ऊपर है एक लोन पेयर नीचे है और यहाँ पे कोई ग्रुप है तो क्या हो गया एंटी। बस इतनी सी बात है, बाकी सारा कंपाउंड जैसे मैंने लिखा CH3N डबल बॉन्ड N CH3। मान लो मैंने लोन पेयर नहीं दिखाया तो भी आप क्या समझ के चलोगे कि लोन पेयर कहीं ना कहीं लगा हुआ, तो ये क्या हो गया, ये सिन हो गया। और अगर मैं यही सेम कंपाउंड ऐसे लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये एंटी। ये देखो ये क्या हो गया एंटी और ये हो गया सिन। जहाँ जहाँ पे आपका लोन पे अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। ये देखो हमने लोन पेयर यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे हमने लोन पेयर दिखा दिया। ये देखो ये रहा आपका एजो कंपाउंड का सिन और एंटी। इसी के साथ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कशन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद। इसे अपनी कॉपी में नोट करें, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये देखा ध्यान से सुनना। अभी तक हम लोगों ने रोटेट कराया, एटम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया, ऐसा बहुत कुछ किया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने एटम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने एटम को रोटेट कराया था डबल बॉन्ड के क्रॉस। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे हम ऑप्टिक्स का मतलब क्या हुआ, समथिंग अबाउट लाइट। यहाँ पे हम लाइट का रोटेशन देखेंगे किसी कंपाउंड के क्रॉस। जैसे मान लीजिए आपने एक लाइट सोर्स ले लिया, बल्ब। अक्सर लाइट सोर्स को हम बल्ब समझते हैं कि ये बल्ब, ये लाइट सोर्स है। इससे लाइट निकलती है जब, तो वो एक ऑर्डिनरी लाइट होती है जो कुछ इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं, ऑल डायरेक्शन में। जैसे आपसे बल्ब से अगर कभी आप बल्ब जलाओ तो आप देखोगे सारे डायरेक्शन में लाइट भाग रही होगी, तो उसके अलग 3 डायमेंशनली हर जगह हर डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स प्रोपगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर उस पार्टिकल को या फिर जो भी वो लाइट है उसको हम निकोल प्रिज्म से पास करा दें, ये एक प्रिज्म है जिसे हम निकोल प्रिज्म का नाम देते हैं। निकोल नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, तो ये निकोल्स प्रिज्म। अगर मैंने इसको इस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करा दिया तो पास होने के बाद ये जो लाइट है वो एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोपगेट करने लगेगी। सपोज दैट मान लो यहाँ पे ये पार्टिकल, लाइट का पार्टिकल है जो
इस डायरेक्शन में, 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 हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है कभी, लेकिन जैसे वो निकोल प्रिज्म से पास होता है वो केवल एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट करने लगता है ऐसे। अब ये प्रोपेगेशन जैसे ये प्रोपेगेट कर रहा है, इसको आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस कंपाउंड के बारे में आप जानना चाहते हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसको पास करा दो। मैं यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख देता हूँ। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से जैसे ये लाइट पास होती है, देखो 3 चांसेस पॉसिबल हैं। जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइट पास हुई, हो सकता है लाइट जैसे इंटर की थी वैसे एग्जिट कर जाए। देखो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे लाइट इंटर की थी वैसे एग्जिट कर जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लाइट इंटर तो ऐसे कर रही है लेकिन एग्जिट करते समय वो हल्का सा किसी डायरेक्शन में बेंट हो जा रही है। तो मान लो कि लाइट ऐसे निकलनी चाहिए थी लेकिन ये इस तरीके से निकली, और हो सकता है कि लाइट को ऐसे निकलना था और वो इस तरीके से निकले। पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं? तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है वो कौन सा रोटेशन हो रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है कौन सा रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो चाहे क्लॉकवाइज रोटेशन हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, अगर रोटेशन हो रहा है इसका मतलब रोटेट कौन करा रहा होगा? ये जो लाइट है, इस लाइट को कौन रोटेट करा रहा है? ये कंपाउंड है, इस लाइट को रोटेट करा रहा है। इसका मतलब अगर इस कंपाउंड के अंदर से जब भी ये लाइट पास होगी तब ये लाइट रोटेट होके ही बाहर निकलेगी। तो ये कंपाउंड जो है इस लाइट के लिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। इन दोनों के केस में क्या होगा? कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। मान लो अगर इस टाइप का कोई जो जैसे इंटर की थी वैसे ही एग्जिट कर जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। उस टाइम पे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। तो हमारे पास 2 कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब अगर कंपाउंड लाइट को ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर वही कंपाउंड लाइट को बिल्कुल छेड़े ही ना, लाइट जैसे आई वैसे ही बाहर जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमें कैसे पता चलेगा? मान लो एक कंपाउंड कहीं लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे और पेपर में एक कंपाउंड लिखा हुआ है, तो टॉर्च मार के देखोगे नहीं कि वो रोटेट हो रहा है या नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? इसके लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस ऑप्टिकल एक्टिविटी की कुछ कंडीशन होती है, पहले ये आप नोट करेंगे फिर जाके वो सारे कंडीशंस मैं लिखा दूंगा। ऑप्टिकल एक्टिविटीज, देखो होता क्या है कि किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसे कायरल होना पड़ेगा। कायरल, तो कायरल क्या होता है पहले लिखें। कंपाउंड, पहला है कंपाउंड मस्ट बी कायरल। कंपाउंड मस्ट बी कायरल। अब सवाल यह है कि कायरल का मतलब क्या हुआ? कायरल का मतलब हुआ नॉन सिमेट्रिकल, लिख देंगे नॉन सिमेट्रिकल। कंपाउंड के अंदर सिमेट्री, किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब कायरल होने का अगर कोई कंपाउंड कायरल कंपाउंड है तो उसका 2 रीज़न है। एक तो उसके अंदर कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए और दूसरे वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। ठीक है ना? तो लिखेंगे एक तो नॉन सिमेट्रिकल हो गया, और आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन, एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन। अब हो सकता है आपके दिमाग में आए कि ये कायरल कार्बन, कुछ लोग इसे चिराल पढ़ते हैं, तो आप चिराल पढ़ो। एक्चुअली बोला तो कायरल जाता है लेकिन आप चिराल पढ़ लोगे तो कोई गलत थोड़ी जाएगा। कौन सा आपको इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो, है ना? तो कायरल कार्बन होता है ये। तो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ जुड़े हुए हर एक ग्रुप अलग अलग होते हैं। जैसे ये हो गया P और ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S।
कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और अगर चारों कार्बन के साथ जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग हो तो उस कार्बन को आप कायरल कार्बन बोलते हो। ये है आपका कायरल कार्बन। और अगर ये कायरल कार्बन है और इसमें कोई सिमेट्री नहीं है तो ये कायरल कंपाउंड भी होगा। और अगर ये कायरल कंपाउंड हुआ तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जैसे अगर मैं आपसे ऐसे बोल देता CH3 CH Cl CH2 CH3, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या इस कंपाउंड में कोई कार्बन कायरल कार्बन है? तो आप ढूंढ के बताइए क्या ऐसा कोई कार्बन है जो कायरल कार्बन है? कौन सा वाला? Cl के नीचे वाला ये कार्बन, देखो यहाँ पे H होगा तो इसके साथ जुड़ा हुआ हर एक ग्रुप अलग है। इधर क्या है? C2H5, इधर क्या है? CH3, ऊपर है Cl और नीचे है हाइड्रोजन। तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं और कायरल कार्बन के ऊपर एक स्टार लगा होता है, ये बताने के लिए कि ये कायरल है। ठीक है, एनीवे तो बताओ कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो कंपाउंड को कैसा होना चाहिए बेटा? कायरल होना चाहिए। और दूसरा, ये पहला पॉइंट हुआ, ये पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट हुआ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब आप सोच रहे हो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब क्या? आओ चेक कराता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी की खास बात क्या है? ह्यूमन बॉडी की खास बात वो है कि ह्यूमन बॉडी अपने ही 50% का मिरर इमेज है। अगर आपको बीच से ऐसे कट कर दिया जाए और आपकी बॉडी को दो तरफ फेंक दिया जाए और आप टकला करा के रखे हों अगर, क्योंकि बालों की स्टाइल से तो पता चल जाएगा ना, लेकिन अगर आप टकला करा के बैठे हो और आपको बीच से काट दिया जाए और उस टाइम पे आपकी बॉडी का पार्ट देख करके बताया ही नहीं जा सकता एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली आपकी बॉडी के पार्ट को देख के नहीं बताया जा सकता है कि कौन लेफ्ट साइड का पोर्शन है, कौन राइट साइड का पोर्शन नहीं। अगर आप डिफेक्टिव पीस नहीं हो तो अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ का कोई डिफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट हो तो आपकी बॉडी को नहीं बना सकते। जैसे अगर आपकी एक उंगली कट गई है, ठीक है, हाँ, या एक हाथ में 6 उंगलियां हैं तो आप बता सकते हो, अदरवाइज़ नहीं बता सकते। जैसे आप एक शीशे के सामने कभी खड़े हो, आप जाएं, आप देखें बहुत सारा मॉल वगैरह में नहीं शीशे होते हैं, आप शीशे के सामने एग्जैक्टली सेंटर पे खड़े हो जाइए, एग्जैक्टली सेंटर पे, और अपने किसी दोस्त से बोलिए कि एक तरफ से फ़ोटो खींचेगा। आपकी बॉडी सिर्फ 50% ही दिख रही है, लेकिन जब वो फ़ोटो खींचेगा तो पता है पूरी बॉडी दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसी बॉडी का ये जो पार्ट है वो मिरर इमेज बना देगा, और जब वो मिरर इमेज बना देगा तो बॉडी पूरी हो जाएगी और फिर आपकी फ़ोटो में पूरी बॉडी आएगी, जबकि आपने बॉडी का आधा पार्ट ही क्लिक किया है। तो हमारी बॉडी हमारी जो बॉडी है अपने ही 50% पार्ट का मिरर इमेज है। अब सुपर इम्पोज हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए मेरा एक हाथ है, ये हाथ है और इसका अगर मैं शीशे के सामने रखूं तो मुझे एक मिरर इमेज मिलेगा इसका, है ना। तो जो मिरर इमेज मिलेगा, आप घर जाना आज ट्राई करना, शीशे के सामने खड़े हो जाना, अगर आपके घर में शीशा है तो, अगर है तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाना और अपने हाथ को ऐसे सामने रखना और इस हाथ का शीशे में इमेज देखना और अपना एक्चुअल हाथ देखना, लेफ्ट वाला। राइट हैंड को सामने रखा तो इसकी जो इमेज बनी है उस इमेज को लेफ्ट हैंड के साथ मैच कराना और देखना कि आप देखेंगे कि दोनों एक जैसी, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। लेकिन अब बताओ क्या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में बात करनी है। तो मिरर इमेज को अगर उठा करके एक दूसरे के ऊपर रखो और देखो पूरी तरह से ढक ले रहा है, नहीं, मैं इस हाथ को, राइट हैंड को उठाऊंगा, देखो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। कैसे पता चल रहा है? बीच में आपने इमेज लगाया हो, इस तरफ से मैं हाथ रखूंगा तो ऐसे वापस आएगा। क्या दोनों एक दूसरे के, ऐसा नहीं लग रहा एक दूसरे का मिरर इमेज है, कॉपी पेस्ट किया गया है। अब इस मिरर इमेज को उठा करके मैं एक कंपाउंड को उठाऊं और दूसरे कंपाउंड के ऊपर रख दूं, क्या ये सुपर इम्पोज हो गया पूरी तरह से? नहीं हुआ ना। अभी अंगूठा दिख रहा है तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर रखने पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है।
अगर ये सुपर इम्पोज हो जाएगा तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो अगर क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए दो बातें ध्यान देना होगी। सबसे पहले कायरल कंपाउंड होना चाहिए, कायरल कंपाउंड यानी कि नॉन सिमेट्रिकल कंपाउंड होना चाहिए। अब कायरल कंपाउंड होने के लिए उसके पास एटलीस्ट एक कायरल कार्बन होना चाहिए, और दूसरी बात वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अदरवाइज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जैसे मान लो एक कार्बन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया COOH, इस तरफ मैंने H लिखा, इस तरफ मैंने OH लिखा और नीचे मैंने CH3 लिख दिया। क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है बेटा, हाँ या ना? है। अब तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड कायरल कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक मिरर इमेज बनाता हूँ। मैंने इसे शीशे के सामने रख दिया, तो जब मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो बताओ शीशे की खास बात क्या होती है, इमेज की खास बात होती है कि OH इस तरफ दिखेगा, यही ना, और ये जो H है वो इस तरफ दिखेगा, और ऊपर COOH मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, CH3। क्या ये दोनों मिरर इमेज हुए? अब एक को उठाओ और इसके ऊपर रखो, और रखने के बाद देखो क्या सुपर इम्पोज हो रहा है। COOH के ऊपर COH आएगा, ये सुपर इम्पोज हो जा रहा है। CH3 के ऊपर CH3 आ रहा है, ये भी सुपर इम्पोज हो रहा है। लेकिन ये OH किसके ऊपर आएगा, H के ऊपर, तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। तो ये दोनों कंपाउंड मिरर इमेज हैं और सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं। तो क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, हाँ या ना? तो ये कंपाउंड हो गए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, फिर आपसे के दिमाग में सवाल आएगा, सर ऑप्टिकली एक्टिव दो तरीके का होता है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जब भी कभी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम डी फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, डी फॉर्म, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, देखो हाइड्रोजन से चलेंगे, OH की तरफ जाएंगे COH से होते हुए, तो इस तरीके से गए। अब बताओ ये रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म। क्या बोलेंगे, डी फॉर्म। और यहाँ पे हाइड्रोजन से चले COH होते हुए OH तक आए, बताओ ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। इस एंटी क्लॉकवाइज की वजह से इसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी या L फॉर्म। तो फिलहाल के लिए अभी आपको ये पूरा कॉपी करना है, उसके बाद मैं और पॉइंट्स लिखाऊंगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है, उन सब के बारे में डिस्कस कर देंगे। फिलहाल अभी आपको पता है कि एक ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। पहले ये पूरा पॉइंट अभी तक जितना हमने लिखा है ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, लिखेंगे compound which can rotate plane polarized light, compound which can rotate plane polarized light। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन होता है बेटा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बार आपको बताया था ना, एक सिंगल एरो लिखाया था लाइट को निकॉल प्रिज्म से पास होने के बाद, तो इसी को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। और ये जो था ये कौन सी लाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट है। ये सारे डायरेक्शन में जो जाता था वो कौन सी लाइट थी, ऑर्डिनरी लाइट थी। और ये निकॉल प्रिज्म से पास होकर ये जो बनता था वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट था। तो प्लेन पोलराइज्ड, फिर से मैंने क्या बोला, कंपाउंड विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट, if rotation of plane polarized light is clockwise, next point, if rotation is clockwise लिख दो, if rotation is clockwise, if rotation is clockwise then compound is said to be dextrorotatory compound।
डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड या सिंपली डी फॉर्म। इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन कंपाउंड इज सेड टू बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड और डी फॉर्म। इफ कंपाउंड इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, if rotation is anti-clockwise then compound is said to be levorotatory or L form, levorotatory or L form। compound is said to be levorotatory or L form। ठीक है ना बेटा, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया और लीवो रोटेटरी हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे हेडिंग डालेंगे इसमें इनएंशियोमर। द कंपाउंड which are non superimposable mirror image, the compound which are non superimposable mirror image, superimposable on its mirror image, जैसे लिखेंगे compound which are non superimposable on its mirror image is said to be enantiomer, is said to be enantiomer। जैसे मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ बेटा, मान लो ये कंपाउंड है एक और मैंने इसका मिरर इमेज बना दिया। किसी भी कंपाउंड का आप सबसे पहला काम करोगे, क्या करोगे? मिरर इमेज बनाओगे। और मिरर इमेज बनाने के बाद ये देखो मैंने मिरर इमेज बना दिया। क्या बेटा? हाँ हाँ, एन भी उल्टा हो जाएगा। अभी मैं ऐसे बस कंपाउंड लिख रहा हूँ, तो ये मिरर इमेज बन गया। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो पाएंगे क्या? नहीं। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अगर ये कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है तो आप लिखेंगे कंपाउंड ए एंड बी आर इनएंशियोमर। दूसरा है डायस्टेरियोमर। लेकिन कंपाउंड विच आर नॉट मिरर इमेज, कंपाउंड विच आर नॉट मिरर इमेज, ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज नहीं है उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड विच आर नॉट मिरर इमेज। क्या होगा ये? डायस्टेरियोमर। जैसे सेम कंपाउंड में कुछ इस तरीके से लिखूं, NH2 H COOH OH। चलो यहाँ पे NH2 लिख देता हूँ, यहाँ पे H लिख देता हूँ। ये देखो, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे लिखा OH, यहाँ पे लिखा NH2 और यहाँ पे लिखा H और यहाँ पे COOH। क्या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? डायस्टेरियोमर। ये B है मान लो, ये C है, तो B एंड C आर डायस्टेरियोमर। नेक्स्ट है मीसो कंपाउंड। लिखेंगे
compound which have internal compensation, compound which have internal compensation called meso compound. या कह सकते हैं कंपाउंड विच हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इंटरनल कंपनसेशन और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जैसे जरा इस कंपाउंड को देखें ध्यान से, अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं तो क्या ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? तो ये क्या होगा? मीसो कंपाउंड। क्या मीसो कंपाउंड मैं यहाँ पे बताया था ना, H से चला COH से होते हुए OH तक गया, यहाँ पे भी H से चला COH से होते हुए OH तक गया। इसका 50% चाहता है क्लॉकवाइज रोटेशन, कौन सा? और इसका इसी कंपाउंड का 50% चाहता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ओवरऑल रोटेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो आप कहेंगे दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन इसके पहले यानी कि एनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा और डायस्टेरियोमर भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एनेंशियोमर भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, डायस्टेरियोमर भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ? क्योंकि इसमें सिमेट्री है, और जिसमें सिमेट्री होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये आधा वाला पोर्शन क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है तो आधा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। ओके, कुछ कंपाउंड, कुछ पॉइंट्स और हैं जो इस में हम डिस्कस करेंगे, जैसे रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। हेड डालेंगे रेसमिक मिक्सचर। ये एक्सटर्नल कंपनसेशन कहलाता है। मेसो कंपाउंड क्या कहलाता था? इंटरनल कंपनसेशन। ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल कंपनसेशन। लिख देंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। नहीं, अनसिमेट्रिकल नहीं, बस आप एक्सटर्नल कंपनसेशन लिखेंगे। और अब लिखिए इसमें a mixture which have 50% deform का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड 50% एल फॉर्म यानी कि लियो रोटेटरी। A mixture which have 50% D form and 50% L form called racemic mixture. अगर आपको रेसमिक मिक्सचर बनाना है तो 50% डी फॉर्म लेना होगा और 50% एल फॉर्म। तो फिर से बताइए, क्या रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? नेक्स्ट नोट पॉइंट लिख देंगे, रेसमिक मिक्सचर इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मेसो कंपाउंड क्या था? ऑप्टिकली, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आपने यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर भी देख लिया, लगे हाथ मैंने रेसमिक मिक्सचर भी क्लियर करा दिया। अब एक प्यारा सा सवाल होगा, उस सवाल का आप लोग जवाब देंगे, ठीक है? उसके बाद आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और हमारा ये पूरा आज का जो टॉपिक था वो पूरी तरह से कवर कर लिया गया होगा। सवाल ये रहा बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे, चलो NH2 लिख देते हैं।
मेरे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है। मैंने इस कंपाउंड ए का अपना एक मिरर इमेज बनाया। इसका मिरर इमेज क्या हुआ, सी यहाँ पे आया, OH इधर आया, H नीचे आया, C इधर आया, OH इधर आया, H और नीचे आया NH2, ऊपर आ गया COOH। क्लियर? तो ये कंपाउंड B बन गया। फिर मैं इसे हटा दूं बेटा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसमें से ये वाला जो पहला वाला कंपाउंड ए है इसको रोटेट करा दिया, और जब मैंने इसको रोटेट कराया तो मुझे एक और कंपाउंड मिला। आप लोग बताओगे वो कौन सा कंपाउंड होगा? मैंने यहाँ से इस वाले कंपाउंड कार्बन को एज इट इज पकड़ा, इसको पकड़ के रोटेट करा दिया, तो इधर आया OH, इधर आया H और यहाँ पे आया NH2, है ना। अब इसका मैं एक मिरर इमेज बनाता हूँ। ये आया OH, ये आया H, ऊपर COOH, नीचे C, यहाँ पे आया OH, सॉरी यहाँ पे आया H और यहाँ पे आया OH और नीचे आया COOH। अब ये रहा C और ये रहा D। जो पूछा जाए वो फटाफट बताना। सबसे पहले A एंड B क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव तो मान लो है, लेकिन इनमें से क्या है? एनेंशियोमर है, डायस्टेरियोमर से MSO है। क्या है? एनेंशियोमर। क्या मिरर इमेज हैं, लेकिन क्या सुपर इम्पोज हो रहे हैं? नहीं। तो ये क्या हो गया? एनेंशियोमर। चलो A एंड C बताओ बेटा। A और C क्या मिरर इमेज है? नहीं। तो क्या हो गया? डायस्टेरियोमर। C एंड D बताओ बेटा, क्या है? एनेंशियोमर। ओके। B एंड C बताओ, क्या मिरर इमेज है? नहीं। तो क्या हो गया? डायस्टेरियोमर। B एंड D, ये भी डायस्टेरियोमर। चलो इस कंपाउंड को करने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। इसको नोट करो अपने कॉपी। कौन सा बेटा? मीजो तो तब होगा जब सिमेट्री बनेगी। कहाँ सिमेट्री बन रहा है? बीच से कट। अपना ही कंपाउंड बीच से कहीं कट होना चाहिए। क्या हो गया बेटा? ये वाला ना, ये हाँ, यहाँ पे COH की जगह NH2 लगा। ये वाला अब देखो 50% A ले लिया, 50% B ले लिया, तो मिक्सचर क्या कहलाएगा? रेसमिक मिक्सचर। या 50% C ले लो, 50% D ले लो, तब भी वो क्या कहलाएगा? रेसमिक मिक्सचर बनाना है तो आपको 50-50 लेके चलना होगा, ठीक है ना। मतलब मान लो अगर 1 लीटर का कंपाउंड बना रहे हो तो उसमें आधा लीटर आपका D फॉर्म होना चाहिए और आधा लीटर L फॉर्म होना चाहिए, तब जा कर के तो पूरा मिक्सचर, हाँ, 2 कंपाउंड मिला के एक मिक्सचर तैयार करना। हाँ, एक ही कंपाउंड अगर है तो 50-50 तो क्या होगा? वो मीजो होगा। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। बस अंतर सिर्फ इस बात का होगा, पूरे क्वेश्चन में जहाँ NH2 है वहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ COOH। अगला सवाल, ठीक है ना। आप लोग मैं इसे फिर से इरेज कर दे रहा हूँ, बस NH2 हटा करके COOH लगा दे रहा हूँ, अब बाकी काम आप करेंगे। अब बताओ पहला वाला कंपाउंड आपको क्या दिख रहा है? दूसरा वाला कंपाउंड मीजो। तो A एंड B इस बार क्या हो गया? A एंड B हो गया मीजो।
ए और सी बताओ क्या है, क्या मिरर इमेज है? नहीं, तो क्या हो गया? डायस्टेरियोमर। बताओ सी एंड डी क्या है? मीजो कहाँ है? मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एनेंशियोमर। तो सी एंड डी क्या हो गया? ओके, बी एंड सी डायस्टीरियो, मिरर इमेज ही नहीं है, तो क्या हो गया? डायस्टीरियो। बी एंड डी बताओ बेटा। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोगों ने पूरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? कन्फॉर्मर्स के बारे में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर यानी कि 19 को, मंडे को। ठीक है, ओके, बाय बाय।